PSIR पेपर 2 सेक्शन बी का एक टॉपिक है इंडियन ओशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। जो इंडियन ओशन है ना, वो देखो अक्सर वो न्यूज़ में रहता ही है, ठीक है, और वो स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पर वेरी लाइकली है क्वेश्चन आना, और इस पर PYQs भी पूछे गए हैं, तो इसको कवर कर लेना चाहिए। इंडियन ओशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। देखो एज वी नो कि हम पेपर रेलेवेंट ही पढ़ते हैं, ठीक है, पेपर में जो वहाँ पे एज इट इज़ लेके आना है वही हमें पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रो में हम क्या लिख सकते हैं, इंडियन ओशन का जब भी इंट्रो की बात आती है तो हम ये थिंकर लिखेंगे अल्फ्रेड टी महान, ठीक है, अल्फ्रेड टी महान। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला कि whosoever कंट्रोल्स इंडियन ओशन को जो भी कंट्रोल करेगा वो ही एशिया को आगे जाके डोमिनेट करेगा। ये जो इंडियन ओशन है ना, यही की है टू 7 सीज, ठीक है, ये उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी में जो डेस्टिनी ऑफ वर्ल्ड है वो डिसाइड करी जाएगी बाय इट्स वाटर्स, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले टेरिटरी को ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया जाता था, है ना, टेरिटोरियल कंट्रोल है जैसे, एक्सपेंशनिज़म है जैसे, उसको ज़्यादा कंट्रोल किया जाता था, और मतलब ज़्यादा सभी स्टेट्स का फोकस उस पर रहता था कि कैसे ना कैसे वो अपनी टेरिटरी को इंक्रीज़ करें। लेकिन अल्फ्रेड टी महान ने कहा है कि 21st सेंचुरी यानी कि आज के समय में वाटर की ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जो वाटर पे कंट्रोल करेगा, जो इन ओशंस पे, सीज़ पे कंट्रोल करेगा, वो ही आगे जाके एक ग्रेट पावर एमर्ज होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपना सही इंट्रोडक्शन हो गया है। इंडियन ओशन का क्वेश्चन आए तो हमें इंट्रोडक्शन में अल्फ्रेड टी महान मेंशन करने हैं, और इन्होंने जो भी मेंशन किया है कि इंडियन ओशन के बारे में, इंडियन ओशन की जो इन्होंने इम्पोर्टेंस बताई है, स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस बताई है वाटर्स की, वो लिखेंगे कि whosoever कंट्रोल द इंडियन ओशन डोमिनेट्स एशिया, दिस ओशन इज़ अ की टू 7 सीज, एंड 21st सेंचुरी में डेस्टिनी ऑफ वर्ल्ड विल बी डिसाइडेड बाय इट्स वाटर्स, ठीक है। तो ये हमें इंट्रोडक्शन में लिखना है। इसके बाद और क्या लिखेंगे, और थोड़ा सा इन थिंकर के व्यू पॉइंट के बारे में जानो। देखो अल्फ्रेड टी महान जो है, उनका ये मानना है कि जो सी पावर है ना, जिसका सी पे कंट्रोल होगा, जो कंट्री सी पावर बन जाएगी वो ही डिटरमाइन करेगी, मतलब सी पे कंट्रोल ही डिटरमाइन करेगा कि किस कंट्री के पास इकोनॉमिक पावर होगी, किस कंट्री के पास मिलिट्री पावर होगी, और किस कंट्री के पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, आगे जाके। मतलब इवेंचुअली, कहने का मतलब ये है कि इवेंचुअली वो कंट्रीज़ जो सी पे कंट्रोल रखे हैं, जिनका ज़्यादा कंट्रोल है ओवर द सी, डोमिनेंस है ओवर द सी, वो ही इवेंचुअली ग्रेट पावर बनेंगी आगे जाके। इट विल नॉट डिपेंड कि आपकी मिलिट्री कितनी है, आपके पास वेपन कितने हैं, टेरिटरी कितनी है, ठीक है, इस सभी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा आगे की, मतलब जो भी वो पावर बनेगी, दैट विल नॉट डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स। वो डिपेंड करेगी उस कंट्री का कंट्रोल ओवर सी, ओवर वाटर या ओवर ओशंस, ठीक है, ओवर वाटर या ओशंस। इतना समझ आया, ठीक है। अब इनकी एक बुक है जिनमें ये सारी चीज़ें ये मेंशन करते हैं। अल्फ्रेड टी महान की बुक है, क्या नाम है उस बुक का, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर ऑन हिस्ट्री, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, ये इनकी बुक है। ईयर अगर मैं बताऊं तो 1890 ईयर है, 1890 ईयर है। इतना समझ आ गया। अब तक हमने क्या पढ़ा है, साथ साथ हम यहीं पे रिवाइज़ करेंगे भाई, क्योंकि हमें अलग से टाइम नहीं देना, ठीक है, और वो निकलता भी नहीं है, तो यहीं पे ही हमें रिवाइज़ करते हुए चलना है। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या मेंशन करना है, देखो इंट्रोडक्शन में हमें मेंशन करना है अल्फ्रेड टी महान का व्यू। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि whoever कंट्रोल इंडियन ओशन डोमिनेट्स एशिया, दिस ओशन इज़ अ की टू 7 सीज, 21st century, in 21st century destiny of world will be decided by its waters, ठीक है।
उन्होंने ये कहा, महान बिलीव्ड दैट सी पावर विल डिटरमाइन इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. Countries that control sea lanes will eventually become great powers. ठीक है. एंड बुक हमने इनकी देख ली है, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री. कब? 1890. इतना क्लियर हुआ. अल्फ्रेड टी महान का व्यू पॉइंट हमें क्लियर हो चुका. अब देखो, इतना याद हो गया. आगे जो अल्फ्रेड टी महान है ना, उन्होंने, अब वो इतना सब क्यों बोल रहे हैं, इंडियन ओशन के बारे में बोल रहे. हम देखो, उन्होंने वाटर के बारे में बोला कि भाई वाटर को कंट्रोल करो, उसके बाद ही ये सब कुछ होगा. वो तो हमें समझ भी आता है कि भाई वाटर से, क्योंकि ट्रेड है, मैरीटाइम ट्रेड वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह, ये सब कंट्रोल है, एंड हेंस उसे इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर शेप हो सकती है. ठीक है, कुछ कुछ तो लिंक हो रहा है. लेकिन अब वो इंडियन ओशन के बारे में इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं कि भाई हुसोएवर विल कंट्रोल इंडियन ओशन, वो डोमिनेट करेगा एशिया को, और इंडियन ओशन इज़ अ की टू 7 सीज. ये सब वो क्यों बोल रहे हैं? इंडियन ओशन में ऐसा क्या है? इंडियन ओशन इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो यूरोप को, देखो अगर हम थोड़ा सा वर्ल्ड मैप बना के बताएं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय ड्राइंग. ठीक है, कुछ ऐसा है. तो यहाँ पे अपना इंडियन ओशन है. अब इंडियन ओशन की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों बताई जा रही है? क्योंकि जो इंडियन ओशन है ना, वो कनेक्ट कर रहा है यूरोप को, क्योंकि यहीं से ही तो, यहाँ से स्ट्रेट के थ्रू, स्ट्रेट ऑफ वो है जो सूज कैनाल है, उसी के थ्रू ही तो यहाँ से यूरोप में ट्रेड होता है ना. तो यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, ये वाला रीजन साउथ एशिया, और एक ये साउथ ईस्ट एशिया. इंडियन ओशन एक ऐसा रीजन है जो इन सभी को कनेक्ट करता है. यहाँ से यहाँ इस तरीके से कनेक्शन होता है. ठीक है, तो इंडियन ओशन कनेक्ट करता है इन सभी कॉन्टिनेंट्स को. तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी, मतलब ओवरऑल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऑल मेजर, जो भी मेजर ट्रेड रूट्स हैं, वो सभी पास होते हैं इंडियन ओशन से. ठीक है, इस वजह से इंडियन ओशन पे कंट्रोल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है. देयरफॉर इंडियन ओशन पे जिसका दबदबा हुआ, इंडियन ओशन पे जिसका कंट्रोल हुआ, यानी कि उसका सभी ट्रेड रूट्स पे भी कंट्रोल हुआ, ट्रेड रूट्स पे इन्फ्लुएंस हुआ. ट्रेड रूट्स आ गए तो इकोनॉमी आ गई, इकोनॉमी आई तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर आया, मिलिट्री एक्सपेंडिचर आया तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आया. ठीक है, तो इस वजह से इंडियन ओशन की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस अल्फ्रेड महान बताते हैं. तो हमने अल्फ्रेड महान के व्यू पॉइंट्स देख लिए. अब आए कर्जन, लॉर्ड कर्जन. ये वही है जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं. हाँ वही. तो लॉर्ड कर्जन ने ये कहा कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है कि भाई इंडिया सिक्योर रहेगा, उस पर कोई भी मतलब अटैक नहीं करेगा, या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी, इंटरनल सिक्योरिटी भी इंडिया की, वो डिपेंड करेगी उसके कंट्रोल ओवर द ओशन पे. ठीक है, यहाँ से. और क्या कहा उन्होंने कहा इंडिया की जो ग्रेटनेस है, कि भाई वो कहते हैं ना कि इंडिया का इतना ज़्यादा नाम है, इस तरीके से उस टाइम पे भी था. तो इंडिया की जो ग्रेटनेस है वो डिपेंड करती है उसके मैरीटाइम रूट्स पे, उसके आसपास जो ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं, चौक पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ना, यहाँ पे वो है बबल मंडेब है, यहाँ पे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, मेडागास्कर वाला जो चैनल है, मोज़ाम्बिक चैनल, और भी है. ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लॉर्ड कर्जन ने ये कहा कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है और जो इंडिया की ग्रेटनेस है वो डिपेंड करती है उसके मैरीटाइम रूट्स पे.
उसके स्ट्रैटेजिक चौक पॉइंट्स पे, क्योंकि इंडिया की लोकेशन ऐसी है कि उसके आसपास ये सारे वो है चौक पॉइंट्स हैं, उसके पास ये मैरीटाइम रूट्स हैं, ठीक है, इधर से इधर जाने के सारे रूट्स उसकी प्रॉक्सिमिटी में है, इस वजह से इंडिया की इतनी ज़्यादा ग्रेटनेस है। उन्होंने ये वार्न किया कि इफ़ इंडिया लूजेस कंट्रोल ओवर दीज सी रूट्स, अगर इन सी रूट्स पे इंडिया ने कंट्रोल लूज़ कर दिया तो इट कुड बिकम अ हॉस्टेज टू हॉस्टाइल पावर्स। यानी कि यहाँ पे देखो, ये वाले जो सी रूट्स है भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूरोप है, एशिया है, साउथ एशिया है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, सब का कनेक्शन यहीं से है, यहाँ से ही सबका ट्रेड होता है। अब देयरफॉर क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है, इसीलिए जो मेजर पावर्स हैं, मेजर पावर जैसे कि यूएस है, जैसे कि चाइना है, रशिया है, ये सारी मेजर पावर्स यहाँ पे कंट्रोल करना चाह रही हैं, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा है कि अगर इंडिया ने इन सभी सी रूट्स पे अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया, इंडिया नहीं करेगा तो कोई और आके यहाँ पे कंट्रोल करेगा, इंडिया ने अगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया तो उसको मजबूरन एक हॉस्टेज बनना पड़ेगा इन हॉस्टाइल पावर्स का, क्योंकि यहाँ पे फिर कोई और आ जाएगा, वो अपने रूल्स बनाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब लॉर्ड कर्जन ने इम्पोर्टेंस बताई है इंडियन ओशन की, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है, इंडिया की जो ग्रेटनेस है, इंडिया की जो सिक्योरिटी है, इंडिया का जो ग्रेटनेस है, वो डिपेंड करती है उसके चौक पॉइंट्स पे, उसके मैरीटाइम रूट्स पे। और उन्होंने ये वार्न भी किया है कि अगर इंडिया ने लूज़ कर दिया अपना कंट्रोल ओवर सी रूट्स तो इट कुड बिकेम अ हॉस्टेज टू हॉस्टाइल पावर्स जो लाइन में है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस देख लिया हमने, मतलब दो थिंकर्स के व्यू देख लिए हैं, एक तो अल्फ्रेड टी महान के व्यू देख लिए, एटीएम बन गया ये तो अल्फ्रेड टी महान, और दूसरा हमें कर्जन के व्यू हमने देख लिए हैं, उन्होंने क्या कहा, ठीक है। थिंकर तो नहीं है वैसे, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन, अब दूसरा सब टॉपिक अपना इसके अंदर आता है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन। इम्पोर्टेंस, अब देखो हम ना ये सारे एस्पेक्ट्स इसीलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इन पे PYQs पूछे गए हैं और ये पोटेंशियल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन, एक बारी वैसे अगर मैं बताऊं कि हमें इसमें करना क्या क्या है ये इंडियन ओशन वाले टॉपिक में, तो ऑब्वियसली पहले कुछ इंट्रोडक्शन होगा, कुछ कंक्लूजन होगा, ये तो होगा ही। इसके अलावा मेन बॉडी पे हमें क्या क्या कवर करना है, इंडियन ओशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है भाई, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक भी, स्ट्रैटेजिक भी, ठीक है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा और क्या आएगा कि क्या क्या चैलेंजेस है भाई, ट्रेडिशनल चैलेंजेस, नॉन ट्रेडिशनल क्या क्या मर्ज हो रहे हैं चैलेंजेस, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, इंडिया की क्या वो है अप्रोच है इससे डील करने की, ठीक है, इंडिया की अप्रोच क्या है टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, ये सारे एस्पेक्ट्स हमें इसमें कवर करने हैं, ठीक है। तो अब हम हैं इम्पोर्टेंस पे, सिग्निफिकेंस पे, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन क्या है, देखो हमें क्या क्या लिखना है, इंडिया स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस, और एक जो अपनी बाउंड्री, मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इंडियन ओशन वाली जो कंट्रीज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा ये इंटरेक्ट करती है, इनका ट्रेड इतना ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है, देयरफॉर इंडियन ओशन की इम्पोर्टेंस है। इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो इंडिया 7500 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी कोस्ट लाइन है, ठीक है। अब कोस्ट लाइन है तो देयरफॉर अपने जो यहाँ पे रीजन्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, तो इंडिया के टर्म्स में दो टर्म्स में हम देख सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, एक तो इंडिया के टर्म्स में, मतलब इंडिया का पर्सपेक्टिव उसमें लिखेंगे, और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव उसमें लिखेंगे कि दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी वो कैसे इम्पोर्टेंट है इंडियन ओशन। तो इंडिया के टर्म्स में हम दो चीज़ें लिख सकते हैं कि एक तो भाई इंडिया जो है 7500 किलोमीटर से भी ज़्यादा कोस्ट लाइन जो है वो कवर करता है, ठीक है, इतनी कोस्ट लाइन वो होल्ड करता है, ठीक है। इसके अलावा और दूसरा पॉइंट क्या है, इंडिया का ट्रेड, इंडिया का 95% ऑफ ट्रेड बाय वॉल्यूम, मतलब जितना भी ट्रेड होता है उसका 95% बाय वॉल्यूम जो ट्रेड होता है वो इंडियन ओशन से होता है, और 65 to 70% ट्रेड बाय वैल्यू,
यहाँ से होता है। तो एक ये इम्पोर्टेंस, एक ये इम्पोर्टेंस। फिर लास्ट में हम देख सकते हैं इंडिया की साइड में ही कि इंडिया की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, मतलब ये जो इतना ट्रेड वगैरह होता है, दिस इकोनॉमिक सिक्योरिटी वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटली लिंक है टू मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी से मतलब हमारे अगर ट्रेड रूट्स अगर वो होंगे, ट्रेड रूट से सिक्योर होंगे, तभी तो हम ट्रेड कर पाएंगे, तभी तो हम वो कर पाएंगे, मतलब शिप्स को भेज पाएंगे, शिप्स को ला पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे ना, और वहीं से ही फिर हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी अचीव होगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस हमने समझ ली इंडिया के टर्म्स में इम्पोर्टेंस। अब आएगी ग्लोबल टर्म्स में इम्पोर्टेंस। ग्लोबल टर्म्स में इम्पोर्टेंस कि ग्लोबल वाली जो कंट्रीज़ यहाँ पे एसोसिएटेड हैं उनके रिस्पेक्ट में पॉइंट्स हमें लिखने हैं। तो ग्लोबल में अगर हम देखें तो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का 75%, अराउंड 75% जो ट्रेड है मैरीटाइम ट्रेड, वो इंडियन ओशन से होता है। एक तो ये इम्पोर्टेंस, ठीक है। दूसरी इम्पोर्टेंस, जो ग्लोबल डेली ऑयल कंजम्पशन है, ऑयल कंजम्पशन है, उसका 50% इंडियन ओशन से ही पास होता है। ठीक है, इंडियन ओशन से एक तो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का 75% जाता है और ग्लोबल डेली ऑयल कंजम्पशन का 50% यहाँ से जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इंडियन ओशन इम्पोर्टेंस होल्ड रखता है। दोबारा देखो इस टॉपिक को, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन में हमें क्या क्या लिखना है। इंडिया स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस, ग्लोब वाइज इम्पोर्टेंस। इंडिया स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस में हमारी कोस्ट लाइन वाला पॉइंट, एक हमारी वो ट्रेड वाला पॉइंट, ट्रेड में बाय वॉल्यूम बाय वैल्यू। देयरफॉर इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो डिपेंड करती है उसकी मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, मतलब वो इंटरलिंक्ड है विद मैरीटाइम सिक्योरिटी से। ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा ग्लोबल वाइज इम्पोर्टेंस, ग्लोब का जितना भी मैरीटाइम ट्रेड होता है उसका 75% जो है वो इंडियन ओशन से पास होता है। दूसरा, ग्लोबल जो ऑयल डेली ऑयल कंजम्पशन है उसका 50% इंडियन ओशन से पास होता है। तो ग्लोबल वाइज भी, ग्लोब का पर्सपेक्टिव भी लिख लिया, इंडिया का पर्सपेक्टिव भी लिख लिया इम्पोर्टेंस में। लास्ट में हमें लिखना है कि क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देयरफॉर अगर कोई भी डिसरप्शन होती है इंडियन ओशन में, अगर कोई भी डिसरप्शन होती है इंडियन ओशन में, तो दिस विल इफेक्ट ट्रेड, दिस विल इफेक्ट एनर्जी सिक्योरिटी एंड दिस विल इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, देखो दिस विल इफेक्ट, जी इम्पोर्टेंस समझ आ गई हमको, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन हमें समझ आ गई है कि इंडिया की, पेन बदल लेती हूँ यार ये, कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन कैसे लिखनी है इंडिया के रिस्पेक्ट में, ग्लोब के रिस्पेक्ट में। इंडिया के रिस्पेक्ट में दो पॉइंट्स आएंगे। एक तो कोस्ट लाइन की 7500 से भी ज़्यादा कोस्ट लाइन अपनी है और इसके इसीलिए मतलब ओब्वियसली इम्पोर्टेंट है ना ये टेरिटोरियली। इसके अलावा ट्रेड में अगर हम देखें तो वॉल्यूम वाइज अपना ट्रेड जो है अप्रोक्स 95% इंडियन ओशन के थ्रू होता है। वैल्यू वाइज देखें तो 65 to 70% अपना बाय वैल्यू एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। देयरफॉर इंडिया के लिए हम एक लाइन लिख सकते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया विल डिपेंड ऑन इट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी, या फिर मतलब वो हैवीली इंटीग्रेटेड है विद इट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी, हम ये कह सकते हैं। फिर ग्लोब वाइज सिग्निफिकेंस आई। ग्लोब वाइज सिग्निफिकेंस क्या है कि जो भी ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड है उसका 75% जो है वो इंडियन ओशन के थ्रू कैरी आउट होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा हम देखें कि इसके अलावा क्या है कि जो डेली ग्लोबल ऑयल ट्रेड है, ऑयल ट्रेड वो भी इंडियन ओशन के थ्रू ही होता है, ऑयल ट्रेड 50%। देयरफॉर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भाई अगर कोई भी डिसरप्शन आई तो ना केवल इंडिया के लिए बट ऑल्सो ग्लोबली
डिसरप्शन आ सकती है इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड या एनर्जी सिक्योरिटी या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में। सिंपल है, इंपॉर्टेंस लिख लिया है। इंपॉर्टेंस अगर आएगी तो ऊपर जो हमने 2 स्कॉलर्स पढ़े हैं, अल्फ्रेड टी महान, उनका भी लिखेंगे व्यू, और कर्जन जो पढ़ा है उनका भी हम लिखेंगे व्यू। ठीक, इसके अलावा अब आते हैं एक मतलब एक जस्ट एज अ पॉइंट है ये, इसको हम मेंशन कर सकते हैं कहीं भी अपने आंसर में कि ये ग्लोबल कॉमन वाला कि भाई क्योंकि इंडियन ओशन अभी, क्योंकि हमने देखा कि इतनी सारी कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर कर रही हैं इंडिया को, इंडियन ओशन को जो बॉर्डर कर रही हैं, ठीक है, और जिनका जो ट्रेड है, जो भी इंटरेक्शंस है, वो सभी मैरीटाइम ट्रेड जो है वो उनका वो इंडियन ओशन के थ्रू ही होता है। ठीक है, इंडियन ओशन के थ्रू ही होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो इंडियन ओशन है वो एक ग्लोबल कॉमन की कैटेगरी में आता है। ग्लोबल कॉमन की आइडेंटिटी इंडियन ओशन को दी जाती है। अब क्योंकि ये ग्लोबल कॉमन है, क्योंकि इस पे इसके थ्रू सबका ट्रेड कैरी आउट होता है, देयरफॉर उसकी जो सिक्योरिटी है, इंडियन ओशन की जो सिक्योरिटी है, दिस रिक्वायर्स कोऑपरेशन इन जितने भी ये कंट्रीज़, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इट रिक्वायर्स कोऑपरेशन, इट रिक्वायर्स फॉलोइंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट रिक्वायर्स मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस टू एस्टैब्लिश सिक्योरिटी ओवर द इंडियन ओशन। समझे? थोड़ा सा ग्लोबल कॉमन वाला ये पॉइंट है, हम मेंशन कर सकते हैं कि भाई यूज़ सबका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी वो भी सभी की लाई करती है। ठीक है, समझ आ गया? अगले पे चले। तो अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने अल्फ्रेड टी महान के व्यू देख लिए, कर्जन का जो व्यू है वो देख लिया, इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन ओशन के, इंडिया स्पेसिफिक, ग्लोब स्पेसिफिक, वो हमने देख लिया, और एक ग्लोबल कॉमन वाला एक कीवर्ड जो था वो हमने देख लिया। अब आते हैं इंडिया का मैरीटाइम डॉक्ट्रिन। देखो हमने वो बनाया था ना कि हमें इसमें क्या क्या कवर करना है, ये वाला। इसके अंदर हमने इसकी इम्पोर्टेंस, ये इंट्रोडक्शन है, ये तो ये इम्पोर्टेंस देख ली। अब यहाँ पे आएंगे हम इंडिया की टर्म्स में कि इंडिया की क्या अप्रोच है इसकी तरफ। ठीक है, इंडिया का मतलब वो क्या है, कोई डॉक्ट्रीन देखेंगे हम, एक मैरीटाइम डॉक्ट्रीन है इंडिया का, जिसके तहत मतलब वो एक फ्रेमवर्क है जिसके इंटीग्रल हम डिसीजन लेते हैं, जो भी पॉलिसीज़ लेते हैं। ठीक है, ओशन की जो भी पॉलिसीज़ हैं, इंटरेक्शंस हैं, वो सभी उसी फ्रेमवर्क के विद इन होती है। तो वो फ्रेमवर्क हम देख रहे हैं अब। ठीक है, इंडिया का फ्रेमवर्क आएगा, इंडिया की अप्रोच आएगी, उसके अंदर हम पीएम नरेंद्र मोदी जी का व्यू भी देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है अपनी, मतलब इंडिया का स्टांस ओवर इंडियन ओशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब कहने का मतलब इंडिया वाला आउटलुक अब शुरू हो जाएगा। इंडिया, अब देखो सबसे पहले इंडियाज़ मैरीटाइम डॉक्ट्रिन पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, इंडियाज़ मैरीटाइम डॉक्ट्रिन, हमारा डॉक्ट्रिन है ये, पता है कब आया था? 2015 में पीएम मोदी ने अनाउंस करा था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, सागर इनिशिएटिव या फिर सागर फ्रेमवर्क या डॉक्ट्रिन कह सकते हैं हम, है। अब ये है फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क के तहत हम इंडिया का जो भी बिहेवियर है, इंडिया के जो भी एक्शंस हैं, रिस्पॉन्स है इन इंडियन ओशन, वो इसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, मतलब गाइडेड बाय दिस। समझ गए होंगे यार आप, ये फालतू वो है। ठीक है, फालतू नहीं है, मतलब ये एक फ्रेमवर्क है, एक गाइडिंग फ्रेमवर्क जिसको हम कहेंगे ना, वो है जिसके रिस्पेक्ट में अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्टेप्स हैं, वो चलेंगे। ठीक है, आगे चलो। सागर डॉक्ट्रिन है, इसके अंदर 5 पिलर्स हैं, 5 मेन पिलर्स हैं इसके। सबसे पहला पिलर क्या है कि इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एक्ट करेगा, इन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एक्ट करेगा इन इंडियन ओशन रीजन। मतलब क्या हुआ, कौन सी सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे भाई? सिक्योरिटी जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जैसे कि डिज़ास्टर रिलीफ, जैसे कि मैरीटाइम सर्विलियंस, जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग कि भाई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। ठीक है, ये इंडिया करेगा। ठीक है, पहला पिलर समझ आया, इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मतलब इंडिया ये सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इसके कुछ एग्जांपल भी हैं हमारे पास जो इंडिया ने किया है, जैसे येमेन के साथ हमने किया था, येमेन के साथ हमने किया था ऑपरेशन राहत चलाया था।
है ना। इसके अलावा ऑपरेशन दोस्त भी हम चला चुके हैं। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में HRDR मिशंस भी हमने चलाया था आफ्टर साइक्लोन्स। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव भी आया था, ठीक है। तो ये सभी मैरीटाइम के थ्रू ही कैरी आउट हुए थे, इंडियन ओशन के थ्रू ही। समझ आया पहला पिलर। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडिया का मैरीटाइम डॉक्ट्रिन। इंडिया का मैरीटाइम डॉक्ट्रिन, उसके अंदर हमने देखा कि हमारा सागर पिलर वो है, इनिशिएटिव है या फिर डॉक्ट्रिन है। उसके 5 पिलर्स हम देख रहे हैं। पहला पिलर आ गया है इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। कौन कौन सी सिक्योरिटी हमने इसमें देखी, उसके एग्जाम्पल हैं, वो हमने देख लिए। अब दूसरा पिलर क्या है इस डॉक्ट्रिन का? दूसरा पिलर है एक्टिव एंगेजमेंट, कि हम एक्टिव एंगेजमेंट करेंगे विद फ्रेंडली नेशंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। कि जैसे कि मालदीव्स है, मॉरिशस है, सेचल्स है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और भी जितने भी कंट्रीज़ हैं अपने इंडियन ओशन की, उसके साथ हम एक्टिवली इंगेज करेंगे। तीसरा पिलर क्या है इस डॉक्ट्रिन का? डेवलपिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी नेटवर्क्स, कि कलेक्टिव सिक्योरिटी नेटवर्क्स को हमें डेवलप करना है। ये हमारा पिलर है, ये हमारा एक स्टांस है, कलेक्टिव सिक्योरिटी नेटवर्क। कहने का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एलोन, अपनी सिक्योरिटी बनाने की बजाय इंडिया सपोर्ट करेगा रीजनल ब्लॉक्स को या फिर रीजनल कोऑपरेशंस को, ठीक है, जिसमें सबकी सिक्योरिटी इंश्योर हो। जैसे कि हमने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बनाई हुई है, हमने क्वाड को ज्वाइन किया हुआ है, हमने IFC वो है ना, ये इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बनाया हुआ है इंडियन ओशन रीजन का, ठीक है। तो तीसरा पिलर समझ आया, कलेक्टिव सिक्योरिटी नेटवर्क पे हम फोकस रखेंगे रादर देन वर्किंग इन साइलोस और एलोन, रादर देन वर्किंग एलोन। फोर्थ पिलर क्या है कि वी विल फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन ओशन रीजन। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, जैसे कि फिशरीज़ अगर करनी होगी तो हम ओवर फिशिंग नहीं करेंगे, हम ब्लू इकोनॉमी पे ध्यान देंगे, कोरल रीफ्स वगैरह उन सभी को प्रोटेक्ट करेंगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हम करेंगे, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पिलर हो गया। और फिफ्थ पिलर है रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद रीजनल कंट्रीज़। इसके अंदर अब हम यहाँ पे वो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था ग्लोबल कॉमन वाला, वो यूज़ कर सकते हैं कि अगर फ़ायदा सबका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी होनी चाहिए। एक तो ये व्यू है इसमें, और एक दूसरा व्यू है कि क्योंकि इंडियन ओशन को सराउंड करने वाली कंट्रीज़ हैं, वो उससे रिलेटेड हैं, वो उससे अफेक्ट हो रही हैं, तो देयरफॉर इंडियन ओशन की सिक्योरिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ज़िम्मा है, वो रीजनल होना चाहिए, ठीक है, रादर देन कंट्रोल्ड बाय एनी आउटसाइड पावर। समझ आया? और इसी फिनोमिना के लिए, इसी अप्रोच के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, इंक्लूसिव रीजनलिज्म। इंक्लूसिव रीजनलिज्म पे हम फोकस कर रहे हैं। इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव रीजनलिज्म रादर देन एक्सक्लूसिव मिलिट्री अलाइंसेस, कि किसी भी कंट्री के साथ अपने फ़ायदे के हिसाब से उनकी भी मिलिट्री अलाइंस करके बैठ गए कि हमारे तो सिक्योरिटी हो गई, बाकी का हमें नहीं लेना देना, ऐसा नहीं करेंगे। मतलब हमारा फोकस रहेगा इंक्लूसिव रीजनलिज्म पे, कि रीजनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जाए। इतना समझ आया? हम क्या कर रहे हैं, इंडियन डॉक्ट्रिन देख रहे हैं इंडियन ओशन के रिगार्डिंग। हमारा क्या डॉक्ट्रिन है, हमने देखा हमारा ये डॉक्ट्रिन है जी, 2015 में आया था। 5 इसके पिलर्स हो गए। पहला पिलर हो गया कि इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह एक्ट करेगा। उसके हमने कीवर्ड्स देख लिए कि कौन सी सिक्योरिटी किस रिस्पेक्ट्स में, और उसके एग्जांपल्स देख लिए, ठीक है। दूसरा पिलर क्या है कि हम एक्टिव एंगेजमेंट करेंगे। तीसरा पिलर क्या है, हम कलेक्टिव सिक्योरिटी नेटवर्क्स बनाएंगे रादर देन एक्टिंग एलोन, कलेक्टिव सिक्योरिटी नेटवर्क्स। फोर्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करेंगे इंडियन ओशन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और फिफ्थ है कि रीजनल कंट्रीज़ पे फोकस है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद रीजनल कंट्रीज़। इतना समझ आया? इंडिया का डॉक्ट्रिन, ये डॉक्ट्रिन है, इसके ये पिलर्स हैं। आगे चलो, आगे हमें देखना है इंडिया में
पीएम मोदी का मैरीटाइम विज़न क्या है? मैरीटाइम विज़न, देखो ये सब टॉपिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है इंडियन ओशन के बारे में और उस पर अक्सर ये पूछा जाता है कि इंडिया का क्या स्टांस है, इंडिया की क्या अप्रोच है, इंडिया की क्या वे ऑफ डीलिंग है विद इंडियन ओशन, तो वहाँ पे अब हमें ये सारे इंडिया के स्टेप्स लिखने रहते हैं। जैसे उसमें हम ये इंडिया का डॉक्ट्रिन लिख सकते हैं 5 पिलर वाला, ठीक है। उसमें हम पीएम मोदी का मैरीटाइम विज़न लिखेंगे कि उन्होंने क्या कहा, कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या देखते हैं वो, मतलब उनका विज़न क्या है, ठीक है। तो पीएम मोदी का मैरीटाइम विज़न क्या है? सबसे पहला उन्होंने कहा कि भाई इंडिया क्या करेगा, इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे फोकस करेगा, ठीक है। जैसे कि ट्रेड पे, इन्वेस्टमेंट पे, कनेक्टिविटी पे विद इंडियन ओशन पार्टनर्स, ठीक है। तो पीएम मोदी का विज़न क्या है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना, ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट करना और कनेक्टिविटी इम्प्रूव करना विद इंडियन ओशन पार्टनर्स। दूसरा और क्या करना विज़न है? सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मतलब सिक्योरिटी कोऑपरेशन में क्या, जैसे जॉइंट एक्सरसाइज करना, ठीक है, कोस्टल सर्विलियंस करना, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना, डिफेंस कोऑपरेशन करना, डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे हम, ठीक है। तो ये आ गया सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो पीएम मोदी का क्या विज़न है कि इंडिया क्या क्या करेगा भैया? इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेगा, इंडिया सिक्योरिटी कोऑपरेशन करेगा। इसके अलावा और क्या करेंगे हम इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, इंस्टीट्यूशंस में कोलैबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक कलेक्टिव उस पर मतलब एग्रीमेंट अचीव करेंगे और फिर उस पर उसके हिसाब से फंक्शनिंग होगी, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन जैसे कि IONS, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ये बना था, मतलब ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें कोऑपरेशन होता है इंडियन ओशन बाउंड्री वाले जो रीजन्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं उनमें, ठीक है। कोऑपरेशन करने का मेजर ये था इसमें ऑब्जेक्ट। और क्या करेंगे हम, मतलब और क्या विज़न है हमारा? पीएम मोदी जी ने कहा कि हम ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करेंगे, ब्लू इकोनॉमी की सस्टेनेबल फिशरीज़ करेंगे, ऑफशोर एनर्जी बनाने की कोशिश करेंगे, मैरीटाइम बायोटेक पे इन्वेस्ट करेंगे, ओशन रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, उसको जुडिशियसली यूज़ करेंगे, एंड ऑल दिस जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर is in sync with SDG 14, which is life below water, ठीक है। SDG से भी हमने लिंक कर दिया है। आगे और क्या क्या विज़न है? एक पीएम मोदी जी ने कहा कि भाई जो एक्सटर्नल स्टेट्स है ना, उनका क्या रोल है। उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल स्टेट जो है, जो एक्सटर्नल पावर्स, इनका क्या रोल होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भाई जो एक्सटर्नल पावर्स है ना, वो ज़रा रिस्पेक्ट करें हमारे रीजनल इंटरेस्ट को, वो यहाँ पे खामखा मिलिटरलाइज ना करें, वो स्टेबिलिटी पे फोकस करें, यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहने दें। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि भाई जो इंडियन ओशन जो कंट्रीज़ हैं, इंडियन ओशन वाली, उनके अंदर एक क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उनकी आपस में, जो भी वो डिसीजंस लें, एक्ट करें, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी हो, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करें, सब पीसफुल डिस्प्यूट हो, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो पीसफुली उनको सेटल करें, मैरीटाइम कोऑपरेशन करें, ठीक है। तो ऐसे क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए बिटवीन दीज कंट्रीज़। एक पीएम मोदी जी ने कहा कि भाई जो इंडियन ओशन है ना, वो एशिया एंड अफ्रीका को कनेक्ट करता है। इंडियन ओशन एशिया अफ्रीका को कनेक्ट करता है। एशिया एंड अफ्रीका जो कि 2 मेजर ग्रोइंग इकोनॉमिक रीजन्स हैं, तो उनको कनेक्ट करता है। देयरफॉर इट विल इंश्योर कि भाई इनकी कलेक्टिव ग्रोथ हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। इतना समझ आया क्या कहने चाह रहे हैं? हमें देखो भाई एग्ज़ाम के रिलेवेंट ही पढ़ना है।
तो साथ साथ में बिठाते चलो कि एग्ज़ाम में कैसे यूज़ होगा जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडिया का रिस्पॉन्स आएगा या इंडिया के रिगार्डिंग कुछ भी आए कि इंडिया क्या कर रहा है इंडियन ओशन रीजन पे, जो भी है इंडिया का डॉक्ट्रिन लिखना है, उसमें ये डॉक्ट्रिन है, ये 5 पिलर हैं, ठीक है। फिर हमें पीएम मोदी का मैरीटाइम विजन लिखना है कि क्या करेंगे इंडिया क्या करेगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेगा, सिक्योरिटी कोऑपरेशन करेगा, इंस्टीट्यूशंस में डेलिब्रेशन करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, इंगेज करेगा, ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करेगा, एंड एक्सटर्नल पावर्स को हमने कहा कि भाई ज़रा हमको हमारे रीजनल बाउंड्रीज़ को या फिर रीजनल वो है रीजनल, क्या बताया था यार मैंने, रीजनल इंटरेस्ट है उसको ज़रा रिस्पेक्ट करे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई इस रीजन में क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए सभी नेशंस के बीच। एक उन्होंने कहा ब्लू इकॉनमी पे हम ध्यान देंगे, वो हमने कर लिया ऊपर। और एक हमने कहा कि एशिया एंड अफ्रीका के बीच में वो है, तो देयरफॉर इनकी कलेक्टिव ग्रोथ होनी चाहिए। बस यही बोल बच्चन बातें हमें लिखनी है, ठीक है। समझ आया इतना इंडिया का मैरीटाइम डॉक्ट्रिन और इंडिया का पीएम मोदी विजन, ठीक है। अब हमें करना है इंडिया वाला ही है हमारा आउटलुक कि इंडिया का रिस्पॉन्स या जो भी है इंडिया के रिस्पेक्ट में, मतलब इंडिया का स्टांस बोल लो, रिस्पॉन्स बोल लो, अप्रोच बोल लो, डॉक्ट्रिन्स बोल लो, ठीक है, रिगार्डिंग द इंडियन ओशन रीजन। तो इसमें हमें 3 वो लिखने थे। पहला हो गया 3 मतलब वो है स्ट्रक्चर हो गए एक तरीके से ओवर आर्चिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले हो गया अपना इसमें इंडिया का डॉक्ट्रिन सागर वाला, दूसरा क्या हो गया पीएम मोदी का विजन, और तीसरा यूएनएससी मीटिंग। यूएनएससी में क्या हुआ था ना, अगस्त 2021 में इंडिया ने पहली बारी यूएनएससी में कोई डिबेट हो रही थी मैरीटाइम सिक्योरिटी की, तो उस पे इंडिया ने चेयर करा, उसको लीड करा, और उस पे जो भी बोला कि भाई मैरीटाइम सिक्योरिटी ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, तो दिस डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स इंडिया का स्टांस ना कि अब हम इसको इंडियन ओशन से भी तो लिंक करके देख सकते हैं ना, मेंशन कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये भी हम लिखेंगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है ऐसे आंसर में अगर कोई उसको हम कनेक्ट करते हैं तो इसका एक निमोनिक है, मतलब शॉर्ट टर्म फॉर्म है निमोनिक, तो क्या ही है, इसके थ्रू हम ऐसे याद कर सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स थे यूएनएससी की मैरीटाइम सिक्योरिटी की डिबेट में, ठीक है। TDTCC, टी से आएगा सबसे पहला कि हमने क्या बोला कि जो सबसे पहले हमने क्या बोला, ट्रेड, टी से आएगा ट्रेड, कि रिमूव बैरियर्स टू मैरीटाइम ट्रेड, कि मैरीटाइम ट्रेड में बैरियर्स नहीं होने चाहिए। दूसरा हमने बोला डिस्प्यूट्स, कि अगर कोई भी डिस्प्यूट्स आ जाते हैं तो वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से पीसफुली सॉल्व होने चाहिए। तीसरा हमने क्या बोला टी से, कि जॉइंटली टैकल करना चाहिए, जो भी मैरीटाइम के चैलेंजेस होते हैं जॉइंटली टैकल करो। कौन कौन से चैलेंजेस, जैसे कि पायरेसी है, जैसे कि टेररिज्म है, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं कोई, जैसे कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी स्मगलिंग वगैरह है, तो जॉइंटली टैकल करना चाहिए, किसी एक कंट्री पे बर्डन नहीं आना चाहिए इस चीज़ का। फिर हमने बोला कंजर्वेशन ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज, ओशन रिसोर्सेज जो अभी हमने ऊपर देखा था कि भाई हम सस्टेनेबल यूज़ करेंगे, उसी का ही है कंजर्वेशन ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज। फिर है रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी, तो नेक्स्ट सी है रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी। तो दोबारा से अगर समराइज़ करें तो क्या है, यूएनएससी की जो मीटिंग हुई थी या फिर डिबेट हम कह सकते हैं, जो कि फर्स्ट एवर डिबेट थी मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, जो इंडिया ने प्रिसाइड करी थी अगस्त 2021 में हुई थी। उसमें इंडिया ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि मैरीटाइम को रिगार्डिंग इंडिया, मैरीटाइम के रिगार्डिंग इंडिया की क्या अप्रोच है। तो उसमें था ये कि सबसे पहले तो टी से क्या था कि जो मैरीटाइम ट्रेड है उस पे कुछ बैरियर्स नहीं होने चाहिए, रिमूव बैरियर्स ओवर मैरीटाइम ट्रेड, ये बोला था, ट्रेड था टी से। फिर डी से था डिस्प्यूट, की पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए बाय इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए। फिर से टी था कि जॉइंटली हमें टैकल करना चाहिए जो भी इश्यूज़ आते हैं, जैसे पायरेसी के इशू, टेररिज्म के इशू, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ के जो भी इशू आते हैं, ठीक है।
इसके अलावा और क्या था, सी से था कंजर्वेशन ऑफ ओशन रिसोर्सेज जो हैं उसको हमें कंजर्व करना चाहिए, और सी से था कि रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे अपने इंडिया वाले तीनों एलिमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। एक बारी अगर समराइज़ करें तो इंडिया वाली हेडिंग में हमने क्या पढ़ा, इंडिया से अप्रोच टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। सबसे पहले ही हमने पढ़ी थी कि इंडिया की डॉक्ट्रिन के बारे में, फिर हमने पढ़ा पीएम मोदी के विज़न के बारे में, फिर हमने पढ़ा यूएनएससी में क्या क्या बोला है अपने गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पढ़ने हैं थ्रेट्स। ठीक है, थ्रेट्स पढ़ने हैं, थ्रेट्स टू मैरीटाइम सिक्योरिटी। क्या क्या थ्रेट्स हैं, कुछ तो है भाई ट्रेडिशनल थ्रेट्स, कुछ है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। ठीक है, तो क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं जो अभी एमर्ज कर रहे हैं थ्रेट्स, जैसे जो पहले से थे, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया। ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, पायरेसी है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी है। ये सारे थ्रेट्स थे पहले मैरीटाइम, जैसे टेररिज्म है, ये सब। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल जो अभी एमर्जिंग थ्रेट्स हैं वो कौन से हैं, क्लाइमेट चेंज का है। ठीक है, इलीगल फ़िशिंग वाला है, इलीगल फ़िशिंग, और पायरेसी तो चलो पहले भी था, पायरेसी नहीं, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर अटैक्स होते हैं ऑन पोर्ट्स, मैरीटाइम टेररिज्म, ये अंडर सी केबल जो बिछाई जाती है ना, तो अंडर सी केबल सिक्योरिटी, मैरीटाइम पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है इंडस्ट्रीज़ की वजह से। और फ़िशिंग के लिए एक मतलब जस्ट एज अ इलीगल फ़िशिंग की जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फ़िशिंग, IUU, इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फ़िशिंग। ठीक है, ये हो गई फ़िशिंग वाली। तो ये सभी हो गए हमारे थ्रेड्स। तो अगर हमें थ्रेड्स लिखने आए हैं कि क्या क्या थ्रेड्स है टू नॉर्मल एज अ मैरीटाइम थ्रेड्स आए हैं या फिर इंडियन ओशन के रिस्पेक्टिव में आए हैं, तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल में ये सारे थ्रेड्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक टॉपिक आता है अपना स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, कि किस तरीके से हम इंडियन ओशन को एज अ स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस से लिंक करते हैं स्ट्रैटेजिकली। ठीक है, इकोनॉमिकली है भाई वो, ठीक है, और ट्रेड वगैरह होता है, एनर्जी सिक्योरिटी होती है, ये सब तो नॉर्मल है। स्ट्रैटेजिक अगर हम इम्पोर्टेंस उसकी देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे। सबसे पहला तो स्ट्रैटेजिकली इसीलिए इतना ज़्यादा इंडियन ओशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके पास बहुत सारे एक्सेस टू चोक पॉइंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से चोक पॉइंट्स हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, मतलब उस पर एक्सेस यानी कि प्रॉक्सिमिटी है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है। इसके अलावा बबल मंडेब वाला स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, लोम्बोक स्ट्रेट है, जो मलक्का का ऐसे ऑल्टरनेटिव देखा जाता है, लोम्बोक स्ट्रेट, एक सुंदा स्ट्रेट है, एक मोज़ाम्बिक्यू स्ट्रेट है, मोज़ाम्बिक्यू चैनल है, स्ट्रेट नहीं है, मोज़ाम्बिक्यू चैनल। ठीक है, तो ये सभी चौक पॉइंट्स हैं जो इंडियन ओशन जिससे कनेक्टेड है। देयरफॉर इंडियन ओशन की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और जब हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली चाइना का यहाँ पे रोल आता है। चाइना इज़ फेसिंग द मलक्का डिलेमा। ठीक है, हेंस वो उसे बचने के लिए क्या करता है, स्ट्रिंग ऑफ कॉल्स वाली उसकी पॉलिसी है, जैसे BRI के थ्रू, ग्वादर पोर्ट के थ्रू, ठीक है, म्यांमार कॉरिडोर के थ्रू ये वो अपनाता है। तो चाइना के इस डिलेमा से स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन शो होती है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन इतना हमने कर लिया। और अब क्या करना है, इंडियाज़ मैरीटाइम इनिशिएटिव्स करेंगे। इंडियाज़ मैरीटाइम इनिशिएटिव्स हमने क्या क्या लिए हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं और कौन से अदर इनिशिएटिव्स हैं। इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले IONS है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम। ये नेवल कोऑपरेशन के लिए था। ठीक है, कोऑपरेशन बिटवीन
इंडियन ओशन कंट्रीज़ जो हैं उनको, ठीक है। IONS इंडिया ने बनाया है। इसके अलावा हमारा इनिशिएटिव है IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। इसका मेन फोकस क्या है IONS का, नेवल कोऑपरेशन। ऐसे ही IORA का मेन फोकस क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। ऐसे ही इंडियन ओशन कमीशन हमने बनाया है, इंडियन ओशन कमीशन। इस कमीशन का क्या काम है, एज अ ऑब्जर्व करना, ठीक है, कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा इनिशिएटिव हो गया। एक IFC भी है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर रिगार्डिंग इंडियन ओशन रीजन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमने गुरुग्राम में बनाया है। और यहाँ पे दूसरी कंट्री, ये मतलब इसका काम क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू द इंडियन ओशन उसको कलेक्ट करना, ठीक है, मैरीटाइम जो भी इंफॉर्मेशन है, और ताकि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस हमारी बनी रह सके, ठीक है। ओके, और इसमें ये भी था रिसेंट करंट अफेयर्स में कि फ्रांस ने ऑलरेडी जो लिएसन ऑफिसर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन वाले जो लिएसन ऑफिसर्स होते हैं, लिएसन जो ऑफिसर्स होते हैं उसको डिप्लॉय कर दिया है। यानी कि कंट्रीज़ किस तरीके से एक्टिवली पार्ट ले रही हैं इंडियन मेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें, वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा और हमने क्या क्या करे हैं भाई, हमने एक मालाबार एक्सरसाइज भी शुरू करी है। मालाबार एक्सरसाइज मतलब ये पहले की है, पहले ही सिर्फ इंडिया और USA के बीच होती थी, लेकिन अब इसके अंदर जापान और ऑस्ट्रेलिया भी आ गए हैं, सारे क्वाड मेंबर्स आ गए, ठीक है। तो एक ये भी एक्सरसाइज है जो हमारी रिस्पॉन्सिवनेस टूवर्ड्स द ओशन दिखाता है, रिस्पेक्टिव पर्टिकुलरली टू इंडियन ओशन। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट भी हमने किए हैं, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट जैसे कि USA के साथ किया है लेमोआ एग्रीमेंट, ठीक है, फ्रांस के साथ भी है, सिंगापुर के साथ भी है, जापान के साथ भी है। तो दिस शोज़ एक्सेस टू मिलिट्री फैसिलिटीज़, ठीक है। लॉजिस्टिक्स मैरीटाइम में क्या लॉजिस्टिक होगा, शिप्स वगैरह, ठीक है, जो भी ब्रिगेडियर्स वगैरह होते हैं वो सब, तो वो वाला एग्रीमेंट हमने साइन किया है। तो जस्ट एज अनदर पॉइंट इन इंडिया लेड इनिशिएटिव्स, मैरीटाइम इनिशिएटिव्स, तो कौन कौन से हो गए अगर समराइज़ करें तो मैरीटाइम इनिशिएटिव सबसे पहले अपने IONS हो गया, इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, नेवल कोऑपरेशन के लिए। फिर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया एज इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। इंडियन ओशन कमीशन हो गया इंडिया मतलब एज ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वेंस के लिए ही हमने ये इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ IOR ये बनाया है गुरुग्राम में, और इसमें फ्रांस हैज़ ऑलरेडी पोस्टेड लाइजन ऑफिसर्स, ये भी है। मालाबार एक्सरसाइज हम कर रहे हैं विद दीज कंट्रीज़, ठीक है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हमने किए हैं। तो ये हमारी इंडिया के मैरीटाइम इनिशिएटिव्स हैं। लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, हम कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे S जयशंकर अलग इसमें करना रहेगा, रुको, S जयशंकर जी ने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है वो तभी सक्सेसफुल होगी जब इंडिया की इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग होगी। मतलब कि इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी या स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द इंडियन ओशन या फिर प्रेजेंस, एक्टिव प्रेजेंस ओवर इंडियन ओशन ही डिटरमाइन करेगा कि इंडो पैसिफिक हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होगी। तो मतलब इंडियन ओशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कहने का मतलब। दूसरा, C राजा मोहन जी का भी हम व्यू लिख सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि इंडियन ओशन इज़ सेंट्रल टू इंडियाज़ राइज एज अ मेजर पावर। तो इंडिया कैसे राइज़ करेगा फ्यूचर में, उसकी पूरी ग्रोथ, उसकी पूरी राइज ट्रैजेक्टरी वो डिपेंड करती है उसका कंट्रोल ओवर द इंडियन ओशन, ठीक है। तो लास्ट में हम इनकी जस्ट इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं कि इन्होंने कहा है इंडियन मतलब कैसे इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस होती है S जयशंकर के व्यू से, और C राजा मोहन के व्यू से हम लिख सकते हैं। और फिर लास्ट में हम एंड कर सकते हैं कि भाई हमारी जो पहले ये सागर डॉक्ट्रिन था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन,
ये अब वहाँ भी इसके आगे ऐड हो गया है, ठीक है। क्या फुल फॉर्म हो गई है इसकी? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। बस ये और कीवर्ड्स ऐड हो गए हैं, तो ये हमें लिखने चाहिए, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, कि सबकी एडवांसमेंट हो, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट हो। दिस रिफ्लेक्ट्स हमारे ब्रॉडर, कि जो पहले हमारा मैरीटाइम विजन था वो और भी ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, एंड दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स आवर अप्रोच और प्रेफरेंस फॉर द कलेक्टिव ग्रोथ एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है, कलेक्टिव। बस लास्ट में हम कंक्लूजन करेंगे, फिर कंक्लूजन में हम पीएम मोदी का शंग्रीला डायलॉग वाला पॉइंट लिख सकते हैं, कि उसमें उन्होंने बोला था कि oceans have influenced India's thinking since ancient times. They were not only part of Indian history but वो still matter करते हैं, Indian oceans, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन है, तो हमारा पूरा हो गया है कंप्लीट इंडियन ओशन वाला टॉपिक। एक बार समअप कर दें, देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। इंडियन ओशन वाले टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन में हमने अल्फ्रेड टी महान के बारे में, कर्जन के बारे में, कि उन्होंने किस तरीके से इम्पोर्टेंस बताई है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ा इंडियन ओशन का इंट्रोडक्शन। फिर इंट्रोडक्शन के बाद वी सो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है, इम्पोर्टेंस पढ़ी कि इंडिया स्पेसिफिक, फिर ग्लोब स्पेसिफिक, है ना, कि अगर ये डिसरप्ट होता है तो इकॉनमी, सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब ट्रेड, ये सब जो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर हमने इंडिया स्पेसिफिक पढ़ा कि इंडिया का डॉक्ट्रीन, फिर इंडिया में पीएम व्यू पढ़ा, इस डॉक्ट्रीन में 5 पिलर्स थे। फिर पीएम का व्यू पढ़ा, और हमने यूएनएससी में की डिबेट में जो हमने TDTCC ये वाले एक्रोनिम के साथ पढ़ा था, कि इसके अंदर हमारा क्या स्टैंड व्यू था, जिसको हम यहाँ पे इंडियन ओशन के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं हमारे आंसर में। और क्या पढ़ा? देन वी सो कि नॉन ट्रेडिशनल, या फिर मतलब मेजरली नॉन ट्रेडिशनल जो मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो हमने देखे। स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस देखी, स्ट्रैटेजिकली वो चौक पॉइंट्स वाली, ठीक है। और फिर एक इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, कि भाई इंस्टीट्यूशन वाइज, मिलिट्री वाइज, लॉजिस्टिक्स वाइज। फिर ओवरऑल लास्ट में एस जयशंकर जी का व्यू की इम्पोर्टेंस की फॉर्म में, और सी राजा मोहन जी का। और फिर लास्ट में कि भाई सागर डॉक्ट्रिन कन्वर्टेड इनटू महासागर डॉक्ट्रिन, दिस शोज़। और फिर कंक्लूजन हमने किया विद पीएम मोदीज शंग्रीला डायलॉग, कि उसमें कहा, उन्होंने कहा था ना कि इंडियन ओशन नॉट ओनली मैटर्स इन द इंडियन हिस्ट्री बट स्टिल इंडिया की थिंकिंग जो है वो ओशन का उस पर इन्फ्लुएंस होता है, इंडिया की थिंकिंग पे स्टिल मैटर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारा कवर किया है इंडियन ओशन वाले टॉपिक। तो अनदर डे अनदर टॉपिक डन फॉर पेपर 2 पार्ट B. Any doubts? Write in the comment section. I will surely reply. Till then, take care. Bye bye.